Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जाए जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज का जो एनसीईआरटी की क्लास है, क्लास 9th में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत 5वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसे क्रियान्वयन किया जाता है, न्यायालय द्वारा उनका कैसे जो है वाद योग्य होते हैं, क्या होता है, डिटेल में इसमें बताया गया है। और कुछ देशों के लोकतंत्र के अधिकारों के साथ तुलना की गई है, उसको भी हम इसमें देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जो है भूमिका, लिखा है कि पिछले 2 अध्यायों में हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों की चर्चा की है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारण अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव जाना जरूरी है। अध्याय 4 में हमने देखा लोकतंत्र में कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित जो है कायदे कानून के मुताबिक काम करती हैं, जिससे मैंने आपको बताया था जो है कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के बारे में। अब जो अगला जो चैप्टर है उसमें लिखा है कि लोकतंत्र पर जो है लोकतंत्र के लिए जो है इन्हीं 2 का होना पर्याप्त नहीं है। चुनाव और संस्थाओं के साथ साथ तीसरा तत्व है अधिकारों का उपयोग। जब तक अधिकार नहीं होगा तब तक जो है किसी चीज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अधिकारों के बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। इसी का एक भूमिका दी गई है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उसी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी का अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो वो क्या करे और क्या ना करे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अधिकारों के बिना जीवन। अगर अधिकारों के बिना जीवन की बात किया जाए तो अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा, ये उसकी कल्पना का एक जो है यहाँ बताया गया है। लिखा है इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद रखने की करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले जो है सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? ठीक है, तो अधिकारों से जो है जुड़े हुए जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दिया है कि लोकतंत्र की परिभाषा में यहाँ अधिकार, हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है जैसे हैं, क्योंकि जो है ये बिना अधिकारों के हो ही नहीं सकते हैं। भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया है। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार जाने का अधिकार है। ठीक है, आइए 3 अध्यायों से बात शुरू करते हैं। अधिकारों के बिना जीवन कैसा है। तो लिखा है कि यहाँ पे एक देश है जो है गुआंतानामो बे का जेल। ठीक है, और अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को जो है गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। ठीक है, क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। तो जो है ये द्वीप है कहाँ पर, गुआंतानामो बे जो ये द्वीप है, एक टापू का मतलब होता है आइलैंड। ये है कहाँ पर, तो इस मैप पे आप देखिए ये कैरिबियन द्वीप समूह में है। ठीक है, क्यूबा के पास है और वहीं पर अमेरिकी जो है याद रखना नौसेना का कब्जा था। तो जो लोग बहुत बड़े अपराधी होते थे तो उनको जो है अमेरिकी फौज जो है यहीं पर ला करके बंद कर देते थे। तो लिखा है आगे, लिखा है अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जो है जामिल अल बन्ना ने उन 600 लोगों में एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार की उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जो है जामिल के परिवार वालों को भी अखबारों के माध्यम से ही खबर मिली है। कई निर्दोषों को भी जेल में डाल दिया गया। खबर मिली है कि उसे भी जेल में रखा गया। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी जो है उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उन्हीं से फैसला किया कि जो है किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। ना तो किसी भी जज के, ठीक है, ना ही किसी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा
खटखटा सके। अब इसका मतलब जो एक कहानी आपको यहाँ पे दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि कैदियों के कोई अधिकार नहीं है, उनके कोई किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं माना गया, ना ही किसी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहना माना गया, और अमेरिका में ने मनमानी करते हुए 600 लोगों को जेल में डाल दिया। तो अगर उनको डाला गया तो इसका मतलब अगर उनके अधिकार उनको नहीं पता है, अधिकार उनका नहीं उपयोग कर पाए, तो ऐसे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। लिखा है आगे, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो है गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं उनके साथ जबरदस्ती उनको मार पीटा जाता था, जा रही है। जो है उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मतलब अमेरिका कानून कैदियों के लिए कुछ और है, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जो है जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। तो मतलब इतना अगर कैदियों के साथ करोगे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनके निजता और उनके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। जिन कैदियों को जो है आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसका मतलब अमेरिकी सरकार न तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहना मान रही है, न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहना मान रही है। तो कहीं न कहीं ये इससे जो है अब हमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अधिकार कितना जरूरी है, और बिना अधिकारों के कोई भी नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे लिखा है सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। अभी हमने अमेरिका का तुलना किया, अब हम लोग सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। इससे हमें एक जो है वो मिलेगा, उदाहरण मिलेगा कि कैसे अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और अधिकार कितना जरूरी होते हैं। तो लिखा है गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इनमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, देश में एक वंश का शासन चलता है, कहाँ, सऊदी अरब में, और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि वहां राजा या रानी होते हैं, शाह होते हैं, इसीलिए वहां पर जनता द्वारा वोट का अधिकार नहीं है, ना उनको बदला जा सकता है, वो वंशानुगत शासक होते हैं। कहाँ की बात हो रही है, सऊदी अरब की। सऊदी अरब आप मैप पे देख लीजिएगा, ये अरब देश में सबसे बड़ा सऊदी अरब है। ठीक है, दूसरा है आका जो है शाह मतलब वहां के प्रिंस। शाही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। मतलब विधायिका संसद और कार्यपालिका में कौन बैठेगा ये वहां के राजा तय कर रहे हैं। जजों की नियुक्ति भी राजा ही कर रहे हैं, और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं, कौन, राजा। अब मतलब आप समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार के साथ तो छोड़ दीजिए, न्यायाधीश जो न्यायालय है उसके भी अधिकार सीमित है। क्यों? क्योंकि न्यायालय जो जज आदेश देंगे उसको भी वहां के राजा बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। तो इसका मतलब है, अब आपको लग रहा होगा कि हमारा देश इन जैसे देशों से काफी अच्छा है, जहां पर मौलिक अधिकारों का काफी उपयोग लोग करते हैं। लिखा है आगे, और क्या होता है सऊदी अरब में, लिखा है लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते हैं। मीडिया शाह की जो है वहां के प्रिंस की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर जो है नहीं दे सकती है। अब आप समझ सकते हैं, ना तो वहाँ राजनीतिक दल कोई है, ना वहाँ कोई संगठन बन सकता है, और ना ही मीडिया में कोई खबर छप सकती है, और अगर छपेगी भी तो बिना जो है वहाँ के प्रिंस के मर्जी के नहीं हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं सऊदी अरब की स्थिति। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ अगर कोई और व्यक्ति रहता है और कोई धर्म के लोग हैं तो वहाँ उनको कोई आज़ादी नहीं है और ना उनको नागरिकता प्राप्त है, केवल मुसलमानों को ही नागरिकता दी गई है। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। मतलब सार्वजनिक रूप से वहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं अदर धर्म के लोग। अब आप समझ सकते हैं यहाँ धार्मिक आज़ादी भी नहीं है। औरतों की बात करें, औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हुई हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार अभी नहीं मिलेगा। मतलब महिलाएं वहां वोट भी नहीं दे सकती हैं। आगे लिखा है
ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती है, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं। तो ईरान हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं, यहाँ भी ऐसी ही स्थितियां मौजूद हैं जहां पर जो है ऐसी व्यवस्था है। अब बात करेंगे कोसोवो देश की। तो कोसोवो कहाँ है? ये है, आपका मैप देख सकते हैं, ये यूरोप का देश है, याद रखना कोसोवो। अब वहां की बात करें, कोसोवो में क्या स्थिति है, तो लिखा है, आप यह सोच सकते हैं कि ये चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं। अगर कोई राजा है, वंशानुगत है, वहां ऐसी व्यवस्था चलेगी, जैसा सऊदी अरब के बारे में अभी पढ़ा। और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो जो है पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, जो अब टूट करके अलग हो गया, मतलब एक देश बन गया। इस तरह में इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग ये बहुत बहुसंख्यक थे। तो यहाँ पे अल्बानियाई लोग भी रहते हैं और सर्ब लोग भी रहते हैं, इसीलिए यहाँ एक देश और बन गया था, सर्बिया। अब यहाँ मैप देखिए, कोसोवो के बगल में सर्बिया भी है। आगे लिखा है, उग्र सर्ब राष्ट्रवाद ने भक्त जो है, या कहते हैं मिलोसेविक ने जहां मतलब यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की, उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें, मतलब एक दास के रूप में रहना स्वीकार करें। तब आप समझ सकते हैं कि ऐसे देश जो है हमारे दुनिया में हैं और जहां पर मौलिक अधिकार नाम मात्र का है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि अब हमारा देश कैसे जो है इन सब देशों से अलग कैसे है, अभी आगे बताया जाएगा। तो लिखा है, कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। 74 वर्षीय जो है बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति जो है इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस गई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक जो है दंडनाते मतलब अंदर घुस आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बसीता याद करती है कि उन्होंने जो है इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उनके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने जो है उसकी अंगुली से जो है शादी की अंगूठी उतार दी और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। जो है वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास ना तो मकान था, ना पति और ना ही शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा और कोई चीज थी। मतलब उसको एक झटके में बेघर कर दिया गया और हर तरह से वंचित कर दिया गया। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों जो है अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह जो है नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना मतलब एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। अब आप समझ सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार चुन के आई है और वहां जो है जो कह सकते हैं कि जो वहां के बहुसंख्यक सर्ब हैं वो लोग जो है अल्पसंख्यकों को मारना शुरू कर दिए। आगे लिखा है, जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें से जो है संभवतः सबसे भयंकर था। यहाँ पर आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर के यह जो है काम थम गया, क्रम मतलब थम गया वहां पर, और मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चलाया गया और उनको सजा दी गई। तो मतलब 3 देशों की यहाँ तुलना की गई, एक अमेरिका के जेल की, एक सऊदी अरब की और एक जो है कोसोवो की। तो तीनों देशों में आप देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। लोगों को जैसे चाहा वैसे जो है वहां पर उनके साथ वैसा व्यवहार किया गया। अब आते हैं लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लोकतांत्रिक हमारे देश में अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उनके बारे में सोचिए। जो है गुआंतानामो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के जो है अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का जो है हुए शिकार लोगों के बारे में सोचिए।
अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, ऐसी दुर्घटनाएं हम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों और मानवता के खिलाफ होती हैं। आगे लिखा है, शायद आप ऐसी जो है व्यवस्था बनाना चाहोगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। ठीक है, जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार में है। और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले, ऐसा हमारे देश में है। ठीक है, आगे लिखा है, आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता है। हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें से तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध कराती हैं। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो। जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा भी मिले, मतलब ऐसा भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आप यह मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो। अमीरी या गरीबी, ताकतवर कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। ठीक है, तो अधिकार अगर रहेंगे तो सब में भेदभाव नहीं होगा और सबके अधिकार पता रहेंगे तो कोई उनका शोषण नहीं कर सकता है। अब आगे सवाल पूछा जा रहा है कि अधिकार क्या है? अधिकार क्या होता है? लिखा है, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। मतलब अगर हमारे पास अगर अधिकार है तो हम समाज से दावा कर सकते हैं अपने अधिकारों को लेने के लिए, एक व्यक्ति से भी अधिकार दावा कर सकते हैं और हम सरकार से भी दावा कर सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है। तो ना तो समाज ले सकता है हमसे, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार हमसे ले सकती है। तो इस प्रकार जो है अधिकार क्या है? एक दावा है। हम सभी जो है खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। यह हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से किसी भी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका आपके बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू है। मतलब अगर हम किसी के व्यवहार से दुखी होते हैं तो हम मतलब दुखी ना हो, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम किसी के व्यवहार से हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो हमारा भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उस पर किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। आगे लिखा हुआ है, ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि पड़ोसी के जो है खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। ठीक है, युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वो तार्किक भी होने चाहिए। मतलब हम जो दावा करते हैं वो तार्किक होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वह ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में जो है उन्हें मतलब क्या कहते हैं, सम्मान दे सके, पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह अधिकार जो हमारा अधिकार नहीं हो सकता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। तो मतलब वो अधिकार ऐसा होना चाहिए जिसे समाज की सबकी स्वीकृति होनी चाहिए। हर समाज जो है अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। याद रखना, हर समाज में कुछ जो है कायदे कानून होते हैं, हर सोसाइटी में कुछ कायदे कानून होते हैं जिसका लोगों को पालन करना पड़ता है। आगे है, ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वहीं हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता था कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था।
आज से 200 साल पहले जो है उसको क्या मानते थे, अजीब मानते थे कि क्या महिलाएं भी कभी वोट दे सकती हैं। ठीक है, आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना भी अजीब लगता है। पहले महिलाओं को वोट, मतलब अगर कह दिया जाए कि महिलाएं भी वोट देंगी तो अजीब लगता था, और आज जो है अगर महिलाएं वोट नहीं दे रही हैं सऊदी अरब में तो अजीब लग रहा है कि अच्छा, आज इतना समाज आगे निकल गया और आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में नहीं मिला है। आगे लिखा है, जब समाज में मान्य कायदे को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे जो है प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआता नामो बेग के वे कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, मतलब कोई अनैतिक अधिकार है, मतलब या कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार है, लिखित कोई अधिकार था नहीं। पर वह इसके भरोसे किसी मतलब व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा सके। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है, मतलब अगर संविधान में वो उल्लेख हो जाता है, तब उसको मांगना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई अधिकार संविधान में दिया है तब तो हम मांगने का हमारा अधिकार बनता है, लेकिन अगर कुछ अधिकार मतलब संविधान में न दिया हो तो हम उस अधिकार को नहीं मांग सकते हैं, ना हम उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। उसी के बारे में ये बात कही गई है। आगे लिखा है, अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हमारे देश में क्या है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मौलिक किसी भी नागरिक का अधिकार का हनन होता है तो दरवाजा जो है अदालत का खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसीलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें से 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला है, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। किसको? अधिकारों को। एक नई परिभाषा हमें यहाँ पर देखने को मिली। आगे लिखा है, लोकतंत्र में अधिकारों का क्या मतलब, अधिकारों की क्या जरूरत होती है? अगर लोकतंत्र देश है तो वहां अधिकारों की जरूरत क्या होती है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। अगर लोकतंत्र की स्थापना करना है तो लोगों के अधिकार बहुत जरूरी हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने दावों मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना चाहिए, जबकि उन देशों में ऐसा नहीं था। जैसे सऊदी अरब में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकता है। आगे लिखा है, लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। अगर अधिकार है तो बहुसंख्यक जनता अल्पसंख्यकों का दमन नहीं कर सकती है, जैसे हमारे देश में। ठीक है, यह इस बात की मतलब व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। अधिकार जो है स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरफ की गारंटी जैसे है। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ जा सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग जो है अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व जो है कायम करना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था आ जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है, मतलब अगर अधिकार दिए गए हैं फिर भी जो है ऐसा होता है कि सरकारें अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करें। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उसका उल्लंघन ना कर सके। मतलब कुछ अधिकार इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि सरकार उसका उल्लंघन ना करने पाए। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। तो लिखित रूप में हमारे देश में भी दर्ज है। हमारे देश में भी 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका जो है पालन सरकार को करना पड़ता है। अब आते हैं अपने देश की बात करें। भारतीय संविधान में अधिकार
भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं वो क्या है? तो लिखा है, विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार कहाँ है? तो हमारे संविधान में भाग 3 में है, 12 से लेकर के 35 तक है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे लिखा है, अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। कौन? प्रस्तावना। मौलिक अधिकार इन कायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। यह अधिकार भारत के जो है संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ लिखा गया, आप इसको समझ गए होंगे। आगे लिखा है, जो है आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? 6 आपको सबको याद होगा। आगे जो व्याख्या भी की गई है। एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ किया गया है? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमारे यहाँ समानता के अधिकार की बात की गई है। टोटल 5 आर्टिकल में 14, 15, 16, 17 और 18, तो 5 आर्टिकल में हमारे यहाँ समानता के अधिकारों की बात की गई है। लिखा है, हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। आर्टिकल 14 कहता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। मतलब हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे एक आम नागरिक हो, सबके लिए कानून बराबर होता है, और इसे हम कानून का राज भी कहते हैं। ठीक है, तो कानून का राज अगर कहीं होता है तो वहां चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी पद पे होगा, कानून सबके लिए एक समान होगा। ये जो है आर्टिकल 14 कहता है। हमारे देश में कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो हमारे देश में भी कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार हमें देता है। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, और चाहे एक आम आदमी हो, सबके अधिकार सीमित, सबके अधिकार मतलब बराबर हैं। आगे लिखा है, प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। हमारे यहाँ एक ही कानून सब पे लागू होता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गरीब का गांव किसान हो, सब पे एक ही कानून होगा। अलग अलग कानून सबके लिए नहीं बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 कहता है। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित कर दिया था, लेकिन जब तक यह मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ता था। ठीक है, आगे लिखा है, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े और कागजात दाखिल करने पड़े। ठीक है, आगे लिखा है, कुछ जो है आगे बढ़ते लिखा है, इस बुनियादी स्थिति को संविधान में ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उनके जो है उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। आर्टिकल 15 कहता है हमारा। दुकान, होटल या सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। यह भी आर्टिकल 15 कहता है। इसी तरह सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के जो है इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। ये भी हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 15। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। ये भी हमारे देश में होता है। आगे आर्टिकल 16 में लिखा है सरकारी नौकरियों के बारे में। तो लिखा है, सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। आर्टिकल 16, सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर समान हैं। उपरोक्त आधारों पर किसी भी व्यक्ति या नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं ठहराया
जा सकता है या उसके खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्रियों, गरीबों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। मतलब ये आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि वो समाज में सबसे पिछड़े हैं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। तो समाज में पीछे हैं, इसलिए उनको आरक्षण दे करके समान लाने का काम किया जा रहा है। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों का विशेष अवसर देना जरूरी होता है, क्योंकि वो समाज में पिछड़े हैं, उनमें समानता नहीं आई है, इसीलिए उनको आरक्षण दिया गया है। आरक्षण यही बताता है कि इसी बात को स्पष्ट करने के लिए संविधान जो है, संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह का लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत बहुत जो है ही प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है आर्टिकल 17, और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानून रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जो है जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ गलत तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है, आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखो एक साफ दे दिया गया है कि कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सारे अधिकार यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम आर्टिकल से देखें तो आर्टिकल से भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 29 जो क्या कहते हैं 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शैक्षिक और जो है सांस्कृतिक अधिकार 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, आगे यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं छुआछूत के अनुरूप दिया गया। तो यहाँ देखिए आप, वहां पर ये यूरोप की घटना दिखाई गई है, वहां पर अफ्रीका की, कि पहले काले लोगों को दौड़ने के लिए खेल में भाग लेने का अनुमति नहीं थी। तो यहाँ वही दिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको दौड़ने का और सबको जो है खेल में हर जगह भाग लेने का अधिकार है। कोई किसी से वंचित नहीं कर सकता। उसी का एक यहाँ उदाहरण दिया गया है। आगे लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में कहाँ है? तो आर्टिकल जो है 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक लिखा है। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल ना होना, न सरकार का न व्यक्ति का। ठीक है, हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। हमें मतलब कोई हमें या आदेश ना दे कि इसे ऐसे करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान में ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। तो कौन कौन स्वतंत्रताएं दिया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में ही शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार दी, स्वतंत्रता दी गई है। उसी में संगठन और संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी काम करे, धंधा चुनने या पेशा करने का स्वतंत्रता दी गई है। आज भी सब इसको लागू करते हैं और आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। याद रखिए कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा
उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। जो स्वतंत्रता आपको दी गई है आप उसका उपयोग करिए, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का उपयोग इतना मत करिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता का क्या हो जाए, हनन हो जाए। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती है। आप वह सब करने के लिए आजाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। आप कुछ भी करिए, लेकिन अगर उससे दूसरों की परेशानी हो रही है तो इसका मतलब है कि आप उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, या अपने मौलिक अधिकारों का जो है स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे लिखा है स्वतंत्रता का मतलब सीमित जो है असीमित मनमानी करने या लाइसेंस पा लेना नहीं है। इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगा सकती है। तो स्वतंत्रता पर कौन कौन पाबंदियां लगती है, अब कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है, जैसा एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा है अभिव्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने, कला के विभिन्न रूपों में जो है स्वयं को जो है व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, तो हमारे जो है विचार भी बढ़ते हैं। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि हर जो है कई 100 लोग एक ही तरह से सोचते हों, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप मतलब कोई भी राय रख सकते हैं, लेकिन उससे किसी के अधिकारों का हनन ना हो। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों, रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं, करने की स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को जो है पर्चा छापकर या अखबारों या पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपने विचार रखते हैं। आप यह काम चित्र बना करके, कविता, गीत लिख करके भी कर सकते हैं। लोग देखा होगा सरकार का विरोध करते हैं चित्र बना करके, कविता लिख करके। पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति का या समुदाय का खिलाफ हिंसा नहीं को भड़का नहीं सकते हैं। मतलब हिंसा भड़काने के लिए आप इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते हैं। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने या उसकी प्रतिष्ठा गिरने वाली बातें प्रचारित करने में इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब स्वतंत्रता जो आपको तो दी गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप गलत नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होता है। मतलब कि आप कहीं भी जो है किसी भी मुद्दे पर जमा हो सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, जिसे यहाँ लिखा है हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है, लेकिन हिंसा के साथ नहीं, अहिंसा के साथ। लिखा है वह यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। मतलब यह नहीं कि आप बैठक कर रहे हैं हथियारों के साथ कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों को अपने अधिकार मतलब हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, जैसा कि अखबारों मतलब कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी संगठन बनाते रहते हैं, एनजीओ बनाते रहते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आगे लिखा है किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है कि उससे इस शहर में को देखा भी ना हो या यहाँ कोई संपर्क ना हो, फिर भी वह भारत का नागरिक होने के कारण जो है वो हैदराबाद में रह सकता है, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे उसे ऐसा करने का अधिकार है, मतलब वो कहीं भी रह सके कर सकता है। आप कई लोग हैं जो यूपी से, बिहार से हैं, दिल्ली में आके रहते हैं, कई कोलकाता में रहते हैं, कोई जो है पंजाब में रहते हैं, तो आप रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस आप हिंसा नहीं करिए और देश के खिलाफ कोई काम ना करें।
आगे लिखा है, इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों की ओर और देश के गरीब इलाकों से निकल करके समृद्ध इलाकों में जाकर के काम करते हैं। ऐसा देखा होगा, हमारे यहाँ पलायन होता रहता है, बिहार से यूपी ज्यादा होता है। बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी यह आदेश नहीं दे सकता है कि आप सिर्फ यह काम करें वह ना करें। महिलाओं को यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जो है फला काम उनके लिए नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लिए भी लोगों से नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने परंपरागत पेशों में ही रहें। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बस यही है कि वो जो है मौलिक अधिकारों के या सरकार के कानून के दायरे में हो। आगे है, संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उनके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब निजता का अधिकार, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती है, उसे मारा नहीं जा सकता है। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार पर होने पर भी सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर मान लो कोई सरकार या पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो भी कुछ अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को दिया गया है। क्या दिया गया है? गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी पड़ेगी कि आपको हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, आने जाने के समय को छोड़ के। ऐसे व्यक्ति को जो है वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होगा। आइए एक बार फिर से जो है गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में जो है शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, दोनों जगह पर रखा गया। इसका मतलब है कि हमारे लिए अधिकार कितना जरूरी है। अब आप इस चैप्टर को पढ़ करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया है। लिखा है, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी जो है हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप में दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण ना हो सके। तो कमजोर वर्गों का शोषण बहुत ज्यादा होता है। लिखा है, संविधान ने खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया है और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। अब कौन कौन से हैं अब आप समझ सकते हैं। पहला है जो है मनुष्य। पहला क्या कहता है कि संविधान मनुष्य जाति के लिए अवैध व्यापार पर निषेध करता है। मतलब मानव का व्यापार नहीं हो सकता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती है जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम जो है लेने पर निषेध करता। आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। ये नहीं होगा। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ये भी प्रतिबंधित किया गया एक तरह से। आगे लिखा है, तीसरा, संविधान जो है बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कोई भी जो है फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकता है। लिखा है करता है, किसी कारखाने या खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता है। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने और जो है दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। जो है ये सब काम बच्चों से नहीं कराए जा सकते हैं। ठीक है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखा है, स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब यहाँ हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म या प्रमुख धर्म नहीं है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते,
धर्मनिरपेक्षता का इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखता है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शासन हुआ है जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए, मतलब किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। मतलब अधिकार तो है, लेकिन धर्म को जबरदस्ती किसी को थोपने का अधिकार नहीं है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है। मतलब वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आजादी उन्हें है। पर अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार मतलब किसी को झांसा दे करके, फरेब करके, लालच दे करके उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। मतलब अगर स्वेच्छा से धर्म करता है तो ठीक है, बलपूर्वक आप किसी धर्म नहीं कर सकते हैं मानने के लिए। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे वो सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित आदृश शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता है। ठीक है। औरतों को कमतर मापने या औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा या का मुंडन नहीं करा सकता या सिर्फ उसे सफेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। आगे लिखा है, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। न ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। ठीक है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। मतलब कि सरकार यह नहीं कह सकती है कि आप धर्म के लिए कर दें। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होगा। मतलब हमारे शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह भी अधिकार किसको मिला हुआ है? हमारे नागरिकों को। आगे लिखा है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है। यह अल्पसंख्यकों को दिया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। लिखा है, आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर के इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म की विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वह बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी कारण से संविधान जो है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। लिखा है, नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार होगा। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। आगे लिखा है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होगा। सरकार उसके लिए रोक नहीं सकती है। हमारे संविधान में ऐसा अधिकार में कहा गया है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वह क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। पंजाब में सिख बहुलक हैं, पर राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली में वह क्या बन जाएंगे? अल्पसंख्यक बन जाएंगे। ठीक है। आगे लिखा है, हमें यह अधिकार कैसे मिल सकते हैं? लिखा है, यदि अधिकार गारंटी की तरह है तब भी वे हमारे किसी काम के नहीं है। अगर इन गारंटियों को मानने या लागू करने का
वाला ना हो। इसलिए आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का है। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए इन्हें लागू किया जाना जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग कराने का अधिकार है। हमारे पास इन्हें लागू कराने के उपाय हैं, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लिखा है यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। आपको अगर जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अगर वो अधिकार नहीं मिलते तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वतंत्र सरकार ही कर सक रही है, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी का डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारिक गतिविधियों और फैसलों से ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका कार्यपालिका किसी भी फैसले का या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उसमें भी कमी हो तो यह फैसला या काम भी अवैध हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसे उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। मतलब चाहे सरकार हो और चाहे कोई संगठन सरकार का हो, अगर कोई भी मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई काम करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के। आगे लिखा है वह भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामले में दखल दे सकती है। मतलब निजी संस्थाओं के खिलाफ भी आप मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन हो रहा है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने या रिट जारी करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 226 के तहत। आगे लिखा है कि अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अध्याय 4 में हमने देखा भी है कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा है कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए वो जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के अगर हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को नहीं माना जाएगा, जैसे कि कहीं सुरक्षा का कोई मैटर आ जाता है, ठीक है, को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। तो जनहित याचिका में भी आप जा सकते हैं, जनहित से जुड़े हुए किसी मामले को आप वहां पर उठा सकते हैं। आगे लिखा है इनमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। मतलब आप चिट्ठी लिख करके भी आप मामले को उठा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वह मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। अब लिखा है अधिकारों का बढ़ता दायरा। लिखा है अधिकारों का बढ़ता दायरा क्या है? हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की, पर अध्याय के ज्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों ही नागरिकों के मिलने वाले अधिकार हैं, या सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। ठीक है, हमारा संविधान और हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा क्या होता है? बढ़ता जाता है। समय समय पर जैसे जरूरत पड़ती है वैसे ही अधिकार बढ़ते जाते हैं। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिससे अधिकारों का दायरा बढ़ा है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये सब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये सब दायरा अधिकारों का क्या हो गया?
बढ़ता चला गया, जिससे अधिक मौलिक अधिकारों का विस्तार है। इन्हीं से निकली है अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुका है। 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब यह क्या बन गया? एक मौलिक अधिकार बन गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने का कानून भी पास किया, जिसे हम आरटीआई कहते हैं। यह अधिकार जो है विचारों और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही दिया गया है। आगे लिखा है, हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार दिया गया है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर लिया है। किसमें? जीवन जीने के अधिकार में, मतलब भोजन पाने का भी लोगों को क्या है? अधिकार है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर सीमित नहीं है, ये उससे भी बढ़कर के है। आगे लिखा है, संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जो है इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है जो हमें संविधान वोट देने के लिए देता है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता है जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वह इस सर्वमान्य नैतिक दावों को मानने, उन्हें कानूनी रूप दे सकें और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों को भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। ये भी मौलिक अधिकार का एक गुण होता है। आगे लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। कई बार लोग आंदोलन करते हैं अधिकारों के लिए, तभी अधिकार उनको मिल जाते हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के मौलिक अधिकार मिले थे। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। क्या मिला था? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। इसके कारण जो है नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। ये लोगों के निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे लिखा है, पर्यावरण का अधिकार। लोगों को पर्यावरण का अधिकार भी मिला हुआ है। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य और जो है कुशल क्षेत्र प्रतिकूल ना हो। पर्याप्त आवास पाने का भी अधिकार दे दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार मिला है लोगों को। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखा होगा, अगर हॉस्पिटल जाते हो तो सबको जो है चिकित्सा का अधिकार दिया गया है। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार, निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। अभी ये मौलिक अधिकार नहीं बने क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो जाहिर सी बात है, इसको भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है। आगे यहाँ लिखा है, प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं, दावा किसे कहते हैं, दलित क्या है, जातीय समूह कहते हैं, समन किसे कहते हैं, सब मैं बता चुका हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। आगे लिखा है, क्वेश्चन पहला लिखा है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों को उपयोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों को उपयोग का उदाहरण नहीं है? पहला है, बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, यह है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, ये भी मौलिक अधिकार है। सरकारी नौकरियों में औरतों और मर्द को समान वेतन देना, यह भी अधिकार है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये जो है ये नहीं है। तो इसका मतलब हो गया आपका डी हो गया। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? पहला है, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। दूसरा है, सशक्त विद्रोह में भाग लेने का स्वतंत्रता, ये नहीं है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन है, सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार देता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है और निजता का अधिकार देता है। तो इसमें कौन सा अधिकार संविधान देता है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। बाकी ये तीनों जो अधिकार हैं ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई हैं।
उस मौलिक अधिकार का नाम बताइए जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। अपने धर्म और प्रचार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, बेगार का प्रतिबंध। तो अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये क्या है? स्वतंत्रता होती है। अगला जो है क्वेश्चन है, जो है बाकी क्वेश्चन जो है उसमें है, लिखने को है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कहीं भी कोई डाउट होता है, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।